स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल इकोनॉमिक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एन ओवरव्यू ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। इसमें हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, यहाँ कैसे लोग होते हैं, किस तरीके की सर्विसेज यहाँ दी जाती है, कैसे प्रोडक्ट यहाँ बेचे जाते हैं और रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या होती है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो बनाने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव है और वो ये है कि अगर कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का व्यक्ति इसे देख रहा है तो उसे इस एरिया, इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। यही मेरा उद्देश्य है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो समझ में आती है, मैं आप तक पहुंच पाता हूँ, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको फाइनेंशियल मार्केट पूरी तरीके से समझ में आए। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे तो फाइनेंशियल सिस्टम यह भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इट प्रोवाइड्स द मीन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम एरिया सरप्लस टू द एरियाज ऑफ डेफिसिट। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर दो टाइप के लोग होते हैं। ये एक ऐसा मैकेनिज़्म, ये एक ऐसी जगह, ये एक ऐसी सुविधा प्रोवाइड करती है जहाँ पर दो लोग आते हैं। दो लोग कौन से? एक जिसे कुछ खरीदना है, एक जिसे कुछ बेचना है। तो खरीदने वाला मतलब जिसके पास सरप्लस अमाउंट है वो यहाँ आता है, वो उस प्रोडक्ट को खरीदता है, अपने पैसे निवेश करता है और आफ्टर सर्टन पीरियड उस पैसे के एवज में वो इंटरेस्ट और डिविडेंड लेता है। दूसरा व्यक्ति जिसे पैसे की आवश्यकता पड़ती है, मतलब जो डेफिसिट में है, वो यहाँ आता है, अपना वो प्रोडक्ट बेचता है, दूसरे से पैसे लेता है, उस पैसे का इस्तेमाल करता है, प्रॉफिट जनरेट करता है और उस प्रॉफिट में से जो भी इंटरेस्ट और डिविडेंड आगे इन्वेस्ट करने वाले का बन रहा है उसे वो अपना इंटरेस्ट और डिविडेंड देता है। तो इस तरीके का मैकेनिज़्म यहाँ पर मिलता है जहाँ ये टाइप के लोग यहाँ आपको मिलेंगे। फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम लोग बात करेंगे तो दो टाइप का मार्केट है यहाँ, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। इसके बारे में हम देखेंगे आगे। दोस्तों, इस मार्केट में जो सर्विसेज दी जाती है, इस फाइनेंशियल मार्केट में जो सर्विसेज दी जाती है उसे फाइनेंशियल सर्विसेज कहते हैं। जो प्रोडक्ट यहाँ बेचे जाते हैं उसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट कहते हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस प्रोडक्ट को बेचती है, जो लोग उस प्रोडक्ट को बेचते हैं उसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और कुछ रेगुलेटरी बॉडी होती है इन्हें संभालने के लिए, कुछ नियम बनाए होते हैं। ये टी डायग्राम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, जिसमें आप देख रहे हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो दोस्तों, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम लोग बात करेंगे, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रेगुलेटर्स मिलेंगे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। मतलब ऊपर कोई बैठा है जो नियम बना रहा है, जो संभाल रहा है, इस इंडस्ट्री को वॉच कर रहा है। इसमें कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहेंगे जिसके बारे में हम देखेंगे आगे। ये रेगुलेटर्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर ध्यान देते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये रेगुलेटर्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर ध्यान देते हैं और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस फाइनेंशियल मार्केट में कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं, माने अपनी सर्विसेज देते हैं। तो ये सारे नियमों के अधीन होता है। सो इसको फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम कहा जाता है। दूसरा होता है इनफॉर्मल यानी यहाँ पर लोग खुद के प्राइवेट मतलब इंडिविजुअल लेवल पर यहाँ पर बिजनेस करते हैं, जैसे प्राइवेट मनी लेंडर्स हो गए, लोकल बैंकर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए। मतलब कहने का मतलब यह है कि नियम होते हैं पर नियम नहीं होते। इस तरीके से इस फाइनेंशियल सिस्टम पर काम चलता है, उसको इनफॉर्मल कहा जाता है। सो दीज आर दी प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। इन्हीं प्रोडक्ट्स के माध्यम से एक जो निवेशक होता है, जो इन्वेस्टर्स होता है, वो यहाँ आता है, पैसे लगाता है और कुछ समय बाद अपने उस पैसे के एवज में इंटरेस्ट और डिविडेंड लेकर जाता है। सो आइए एक एक करके इस प्रोडक्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वैसे काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं लेकिन कुछ ही चीज़ें ली है ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल सके इस इंडस्ट्री के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। सो दोस्तों, इक्विटी मतलब इक्विटी के बारे में जब आप पढ़ोगे तो इसकी डेफिनेशंस है। इसको कहा जाता है इक्विटी होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, यानी जो इक्विटी शेयर्स खरीदता है किसी भी कंपनी के, वो उस कंपनी का उतने परसेंट का मालिक हो जाता है जितने परसेंट की वो इक्विटी खरीदता है। अब ये इक्विटी निकालता कौन है? तो
जैसे कि अभी हमने दो मार्केट की बात की है, हमारे तरफ दो मार्केट है, एक कैपिटल मार्केट है, दूसरा मनी मार्केट है। इस कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में आपको प्रोडक्ट बेचे जाते हैं जो एक इक्विटी प्रोडक्ट होता है। मतलब अगर हम लोग बात करेंगे इक्विटी प्रोडक्ट की, तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो प्राइवेट कंपनी स्टॉक मार्केट में यानी कैपिटल मार्केट के प्राइमरी मार्केट में आती है, वहाँ पर अपने कंपनी के शेयर्स इशू करती है। शेयर्स इशू करने के बाद निवेशक उस शेयर्स को खरीदता है और निवेशक वो पैसे कंपनीज़ को देता है, कंपनी उस पैसे का इस्तेमाल करती है बिजनेस करने के लिए। तो इक्विटी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट्स इसको बेचती है स्टॉक मार्केट पे, और माफ़ कीजिएगा, प्राइवेट कंपनीज इसे बेचती है स्टॉक मार्केट में, निवेशक इसे खरीदते हैं स्टॉक मार्केट से, और इनकी डीलिंग कैपिटल मार्केट में की जाती है। दूसरा एक प्रोडक्ट है डिबेंचर्स। डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ऐसा कहा जाता है। सो डिबेंचर होल्डर भी कोई प्राइवेट कंपनीज होती है, वो डिबेंचर्स भी बेच सकती है। जब वो डिबेंचर्स बेचती है तो इसके फीचर्स और इक्विटी के फीचर्स थोड़े अलग अलग होते हैं। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग का राइट्स होता है। इक्विटी शेयर होल्डर, कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो ही प्रॉफिट मिलेगा, कंपनी को नुकसान हुआ तो नुकसान बेयर करना पड़ेगा। लेकिन डिबेंचर होल्डर में ऐसा नहीं है। अगर आप किसी कंपनी के डिबेंचर होल्डर है तो कंपनी को फ़ायदा हो या कंपनी को नुकसान हो, अगर आपका इंटरेस्ट तय है स्टार्टिंग डेट पर, तो आपको आपका इंटरेस्ट हर साल मिलेगा, चाहे कंपनी को फ़ायदा हो या नुकसान हो। अगर आपने डिबेंचर्स 10 साल के लिए ख़रीदा है तो 10 साल तक आपको आपका इंटरेस्ट मिलेगा और 10वें साल में आपको आपकी इनिशियल अमाउंट जो आपने लगाई थी वो वापस मिलती है। इस पर आपको कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता है। सो ये दोनों भी प्रोडक्ट्स स्टॉक मार्केट में बेचे जाते हैं, प्राइमरी मार्केट में बेचे जाते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे डिबेंचर्स के काम होते हैं, इक्विटी स्टॉक मार्केट पे होता है। सो ये प्रोडक्ट होते हैं जिसे स्टॉक मार्केट में बेचा जाता है। तीसरा है म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स। सो म्यूचुअल फंड्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1964 से शुरुआत हुई है हमारे देश में म्यूचुअल फंड की। वैसे ये म्यूचुअल फंड आज काफ़ी ग्रोइंग है। आज म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से काफ़ी सारे लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। यानी म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। असेट मैनेजमेंट कंपनी एक फ़ंड मैनेजर को अपॉइंट करती है। फ़ंड मैनेजर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड। तो अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड कहा है तो इस म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है? म्यूचुअल मतलब सबका फंड। तो ये फंड मैनेजर सभी के पैसों को इकट्ठा करते हैं, उस पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। क्योंकि म्यूचुअल फंड खरीदने का एक फ़ायदा है, इक्विटी में हमें खुद पढ़ाई करके स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में एक फ़ंड मैनेजर होता है जिसकी अच्छी मोटी पगार होती है, जो हमारे फ़ंड को संभालता है। तो यहाँ पर एक मतलब कह सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा बंदा हमारे पैसों को संभालता है, तो यहाँ वरी करने की ज़रूरत नहीं रहती, इसलिए म्यूचुअल फंड बेस्ड है ऐसा कहा जाता है। दूसरा बात, म्यूचुअल फंड में आपके पैसे का डाइवर्सिफिकेशन भी होता है, तो म्यूचुअल फंड में नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो फंड मैनेजर उसके माध्यम से पैसे इकट्ठा करता है और उसको स्टॉक मार्केट में लगाता है। अगर वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो उस पैसों को इक्विटी मार्केट में लगाया जाता है, अगर वो डेट म्यूचुअल फंड है तो उसको डेट मार्केट में लगाया जाता है। सो हाइब्रिड होगा तो थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट, तो ऐसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स म्यूचुअल फंड्स के बने हुए हैं। ओके, सो नेक्स्ट ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स की अगर हम लोग बात करें तो ये जो तीनों भी प्रोडक्ट अभी आपको दिख रहे हैं, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ये तीनों भी प्रोडक्ट मनी मार्केट के प्रोडक्ट है। मनी मार्केट विच इज़ शॉर्ट टर्म मार्केट, जहाँ से आप साल भर के लिए यानी वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे उठा सकते हैं। ट्रेजरी बिल्स, ये जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से फंड रेज करती है। ट्रेजरी बिल्स को बेचने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ट्रेजरी बिल्स 3 टाइप के होते हैं, एक 91 डेज, एक 182 डेज और तीसरा 364 डेज़ का होता है। 91 डेज़ का ट्रेजरी बिल्स हर बुधवार को ऑक्शन होता है उसका, जिससे 100 करोड़ रुपए रेस किए जाते हैं। 182 डेज़ का हर अल्टरनेट बुधवार को ऑक्शन होता है, उससे भी 100 करोड़ रुपए रेस किए जाते हैं। और जो 364 डेज़ का ट्रेजरी बिल्स होता है, ये हर फ्राइडे को इसका ऑक्शन किया जाता है, जिससे 500 करोड़ रेस किए जाते हैं। सो जब गवर्नमेंट को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो वो ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से फंड रेज करते हैं। नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जिसे सीडी भी कहते हैं शॉर्ट्स में इस इंडस्ट्री में। सीडी
जब कोई बैंक्स को, जब कभी बैंकों को पैसों की आवश्यकता पड़ती है, वैसे बैंकों को काफ़ी पैसों की आवश्यकता पड़ती है और उनके पास काफ़ी सारे माध्यम होते हैं फंड रेज करने के। उनमें से एक माध्यम ये भी है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। इसमें बैंक्स जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स निकालती है। मतलब आप समझिए कि ये एक प्रकार का प्रॉमिसरी नोट होता है। अगर आप सीडीज़ खरीद रहे हैं और मैं बैंक हूँ तो मैं आपको बेचूंगा, आपसे पैसे लूँगा और आपको एक प्रॉमिसरी टाइप का नोट दूँ, एक प्रॉमिसरी नोट दूंगा इन शॉर्ट। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कम से कम 1 लाख रुपए के बेचे जाते हैं, ठीक है। 1 लाख इसकी अमाउंट होती है और ये बैंकों द्वारा बेचा जाता है और कोई भी इसे खरीद सकता है, कोई भी निवेशक। तीसरा है कमर्शियल पेपर। जब किसी कमर्शियल कंपनीज को फंड रेज कर रहा होगा तो वो कमर्शियल पेपर के माध्यम से फंड रेज कर सकती है मनी मार्केट से। ये लोग भी एक कमर्शियल पेपर जारी करते हैं जिसमें इतने पैसे हम इतने दिन के लिए इस निवेशक से ले रहे हैं, आने वाले इतने दिनों बाद हम इसे इतने पैसे लौटा देंगे। इस तरीके का प्रॉमिसरी नोट इस पर भी बनता है, कमर्शियल पेपर। यानी देखा जाए तो ट्रेजरी बिल से गवर्नमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के माध्यम से बैंक और कमर्शियल पेपर के माध्यम से कमर्शियल कंपनीज फंड रेज करती है। ट्रेजरी बिल्स 25,000 का एक होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1 लाख एंड कमर्शियल पेपर 5 लाख। इन तीनों की डीलिंग्स डिस्काउंटिंग रेट पे होते हैं। यानी अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट खरीदने जा रहे हैं तो आपको खरीदते वक्त 1 लाख नहीं देना है, जो उसका समझिए 1 लाख से थोड़े कम पैसे देना है, 4-5 हज़ार 6 हज़ार जो भी उसका इंटरेस्ट रेट होगा उस हिसाब से आपको पैसे कम देने हैं। यानी समझ लीजिए 92-93,000 आपको देना है और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी यू विल गेट 1 लाख रुपीज़। सेम कमर्शियल पेपर और ट्रेजरी बिल्स में भी इसी तरीके से डीलिंग की जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ये वो प्लेटफॉर्म्स है, ये वो मार्केट है जहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट्स को ख़रीदा और बेचा जाता है। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, किसी दिन हम सारे टॉपिक्स को विस्तार में लेने वाले हैं। कैपिटल मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप के मार्केट होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में ये एक हमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड होती है जैसे प्राइवेट कंपनीज़ होती है। ये प्राइवेट कंपनीज सेबी से परमिशन लेने के बाद प्राइमरी मार्केट में आते हैं। अपने आईपीओ, जब फर्स्ट टाइम आईपीओ इशू करती है कोई कंपनी तो उसको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ कहा जाता है। वो प्राइमरी मार्केट में आकर अपने आईपीओ को इशू करती है और कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल प्राइमरी मार्केट से उनको खरीद सकता है, उस शेयर्स को खरीद सकता है। सो शेयर्स को खरीदने के लिए उसे डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, उसके बारे में भी आगे बताता हूँ मैं आपको। सो डीमैट अकाउंट्स के माध्यम से यहाँ से वो अपने आईपीओस खरीद सकता है, आईपीओ लॉट में होते हैं, आईपीओ खरीद सकता है। दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट में, जब कोई भी कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है और अगर वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गई, यानी समझ लीजिए डिमांड्स 5 गुना 10 गुना ज़्यादा आ गई तो सबको नहीं दे पाएंगे कंपनी शेयर्स, तो कुछ लोगों को नहीं मिलती। तो जिनको नहीं मिलती और उन्हें फिर भी उस कंपनी के शेयर्स चाहिए होंगे तो वो सेकेंडरी मार्केट से उस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से वो वहाँ पर जाकर खरीद सकती है। और वो सेकेंडरी मार्केट यानी ही ये देखिए, ये फ़ोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की फ़ोटो है। सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये सेकेंडरी मार्केट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये सेकेंडरी मार्केट है। इसका हम फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे आगे चल के। सो इस तरीके से कैपिटल मार्केट काम करता है। दूसरा मनी मार्केट, तो मनी मार्केट के बारे में अभी मैंने आपको बताया, मनी मार्केट के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि कैपिटल मार्केट ये लॉन्ग टर्म मार्केट होता है एंड मनी मार्केट ये शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। कैपिटल मार्केट से लंबे अरसे के लिए पैसे उठाया जाता है, मनी मार्केट का पैसा 1 साल के अंदर लौटाने होते हैं, जनरली वर्किंग कैपिटल के काम आते हैं। मनी मार्केट के और भी काफ़ी प्रोडक्ट है जैसे कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। आगे आने वाले सेशंस में हम उसे ज़रूर पूरा करेंगे। सो दीज आर दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो प्रोडक्ट के बारे में अभी हमने बात की, वो सारे प्रोडक्ट्स को बेचने में ये लोग इंटरमीडिएटरीज का रोल प्ले करते हैं। सो इसमें कुछ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है और कुछ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस। सो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। सो पब्लिक सेक्टर बैंक यह वो बैंक होती है जो गवर्नमेंट होल्डिंग होती है, जिसमें 51% से ज़्यादा होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक होती है। लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसमें 50 और मोर देन 51% होल्डिंग एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स की होती है, जैसे ICICI, एक्सिस, इंडसइंड बैंक, HDFC।
फॉरेन बैंक या वह बैंक होती है जिसका हेडक्वार्टर फॉरेन में होता है लेकिन ब्रांच इंडिया में होती है, जैसे सिटी बैंक है, डियॉट्स बैंक करके है। सो फॉरेन बैंक, अगर हमारी कोई बैंक जैसे आईसीआईसीआई बैंक ने चाइना में जाकर ब्रांच ओपन किया तो उसको कौन सी बैंक कहेंगे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। ओके, आईसीआईसीआई बैंक ने अगर चाइना में जाकर कोई ब्रांच ओपन की तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, सो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ से आपको नाम से ही समझ में आ रहा है नॉन बैंकिंग मतलब यह कंपनी होती है जो बैंक नहीं होती, इसके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है और ये कोई डिमांड डिपॉजिट भी नहीं ले सकता है। वैसे ये कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है। दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में फिर बताएं कि कंपनी एक्ट क्या है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है। वैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ का अगर उदाहरण दूँ तो हमारे देश में बजाज फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, एचडीबी फाइनेंस एसेट्रा। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो दोस्तों ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस छोटे बड़े मतलब स्मॉल और मीडियम टाइप की जो इंडस्ट्रीज़ होती है, जो कंपनीज़ होती है, उनको लोन प्रोवाइड करने का काम करती है, उनको डेवलप्ड करने का काम करती है। ओके, असेट मैनेजमेंट कंपनी, अभी मैंने आपको बताया कि म्यूचुअल फंड कंपनी, ठीक है, असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। जनरली भारत में कुछ ट्रस्टी कंपनीज़ जो होती है वो असेट मैनेजमेंट कंपनी में कन्वर्ट होती है, म्यूचुअल फंड्स के लाइसेंस लेती है एमफी से। एमफी इज़ द रेगुलेटरी बॉडी फॉर म्यूचुअल फंड इन इंडिया, एसोसिएशंस ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। सो असेट मैनेजमेंट कंपनी ये म्यूचुअल फंड्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाकर बेचने का काम करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। इंश्योरेंस कंपनीज, तो इंश्योरेंस कंपनी हमारे देश में है, काफ़ी कंपनीज़ है। अगर आप ध्यान से देखें तो 28 जीआईसी कंपनीज़ है भारत में, 24 एलआईसी कंपनीज़ है भारत में। अब एलआईसी और जीआईसी, एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, जीआईसी मतलब जनरल इंश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मतलब जहां आपके लाइफ का, आपके हेल्थ का, आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, आपके नेक का, आपके मतलब एल्बो का इंश्योरेंस होता है। जीआईसी मतलब जनरल इंश्योरेंस, इसमें आपके गाड़ी का, आपके गोडाउन का, आपके मटेरियल का, आपके माल का इंश्योरेंस होता है। सो इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस देने का सर्विस प्रोवाइड करती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, तो नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, हाउसिंग फाइनेंस में हेल्प करती है। मर्चेंट बैंकर, इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ मैं आपको। उसके पहले हम डिपॉजिटरीज देखेंगे। दोस्तों डिपॉजिटरीज, तो डिपॉजिटरीज ये दो टाइप की है भारत में सिर्फ, एक CDSL और दूसरी NSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड एंड नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। सो ये दोनों जो है दोस्तों CDSL और NSDL, हाँ मतलब एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इन तक और ये उन तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए इन्होंने बीच में कुछ DPs बनाए हैं जिसको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का भी रोल करते हैं यही लोग, मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, कुछ प्राइवेट ब्रोकर्स होते हैं लाइक आनंद राठी, एंजल ब्रोकिंग, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग, ऐसे कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का रोल प्ले करते हैं, जो इनके बिहाफ में हमारे डीमेट अकाउंट्स ओपन करा के देते हैं। सो व्हाट इज़ डीमेट अकाउंट्स, ये आगे हम सर्विसेज में देखेंगे। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरीज इन इंडिया। क्रेडिट रेटिंग कंपनीज, दोस्तों क्रेडिट रेटिंग कंपनी ये आपको रेटिंग देने का काम करती है, मतलब आपके प्रोडक्ट को रेटिंग देने का भी काम करती है। जैसे अगर कोई IPO आ रहा है स्टॉक मार्केट में या कोई म्यूचुअल फंड आ रहा है तो यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है काफ़ी, जैसे क्रिसिल है, आइक्रा, ओनिक्रा, सिपिल, स्मेरा, इस टाइप की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट में रेटिंग करते हैं। कोई होम लोन में रेटिंग करता है, कोई हाउसिंग लोन में रेटिंग करता है, कोई इक्विटीज़ में रेटिंग करता है, कोई डिबेंचर्स में रेटिंग करता है। इनका रेटिंग करने का स्टाइल है AAA, AA, BBB, BBB, B, C, D फॉर डिफ़ॉल्टर। अगर किसी को AAA रेटिंग मिलती है मतलब 5 स्टार, मतलब सब बढ़िया है, आपको पैसे आपके बन सकते हैं। और वही अगर आपको D मिल गया तो D फॉर डिफ़ॉल्ट, तो यहाँ पर आपके पैसे डूबने की संभावना होती है। ऐसे अंदाज बांधे जाते हैं इनके रेटिंग से। सो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेट करने के काम करती है प्रोडक्ट्स को। उसके बाद बहुत सारी सर्विसेज है, कुछ लिया है जो आपको समझ सके, जो मैं आपको समझा सकूँ। सो दोस्तों मर्चेंट बैंकिंग जिसको हमने अभी पीछे छोड़ा था, मर्चेंट बैंकर, तो मर्चेंट बैंकर और मर्चेंट बैंकिंग
मर्चेंट बैंकिंग ये एक सर्विसेज है, मतलब ये सर्विसेज जो देता है उसको मर्चेंट बैंकर कहते हैं। ओके, अब मर्चेंट बैंकर यह भी एक सर्विस प्रोवाइडर है, ये जो सर्विस देता है उसे मर्चेंट बैंकिंग कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन है बैंकिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज का। ये किसी भी कंपनी मतलब अपने क्लाइंट को फाइनेंशियल मार्केटिंग मतलब स्टॉक मार्केट से फंड रेस करने में हेल्प करता है, फंड को मैनेज करता है, अंडर राइटिंग करता है, लीगल मैटर्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो जैसा अभी हमने आपको बताया कि कैपिटल मार्केट में कोई प्राइवेट कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपना आईपीओ लेकर आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो किसी भी कंपनी को मतलब कंपनी जो बिजनेसमैन होता है उसको बिजनेस करना आता है, उसको नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली कहाँ जाना है, क्योंकि इसमें डीआरएच पे रिपोर्ट बनानी होती है, वो सेबी को सबमिट करना होता है, वहाँ से पास कराना होता है, लाइसेंस लेना होता है, देन कैपिटल मार्केट में आते हैं और फिर आईपीओ इशू होता है, तो इतना टेक्निकल उन्हें नहीं पता रहता। सो ये मर्चेंट बैंकर ही होते हैं जो उनके आईपीओस को इशू करने में हेल्प करते हैं और उससे रिगार्डिंग जितनी भी सर्विसेज देती है उसको मर्चेंट बैंकिंग कहा जाता है। फिर उसमें अंडर राइटिंग्स आ गया, फाइनेंसिंग मार्केटिंग आ गया, ये सारी चीज़ें। ओके दोस्तों, सो लोन्स तो आपको पता ही है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स बैंक देती है, तो लोन्स पता है आप लोगों को सर्विसेज के बारे में। क्रेडिट रेटिंग ये भी एक सर्विसेज है, जैसे अभी हमने बताया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये सर्विसेज देने का काम करती है, उसी को क्रेडिट रेटिंग सर्विसेज कहा जाता है। डीमटेरियलाइजेशन, सो दोस्तों डीमेट अकाउंट, पहले क्या होता था कि जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में अपने मतलब जब किसी कंपनी को फंड रेज करना होता था, ओके, सो स्टॉक मार्केट में से अगर फंड रेज करने का है तो फंड रेज करते वक्त कंपनी अपनी एक बोर्ड मीटिंग रखती थी, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते थे और कहते थे कि अब हम लोग 500 करोड़ या 1000 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रहे हैं, आप में से जिस किसी को हमारे कंपनीज के आईपीओ खरीदना है वो नज़दीकी कोई तो बैंक के साथ टाई अप करते थे, सो नज़दीकी इस बैंक से आप हमारे कंपनी के शेयर्स या ये हमारे ऑफिसेस है, यहाँ से आप हमारे कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। तो लोग वहाँ जाते थे, फॉर्म भरते थे, पैसा जमा करते थे और चले जाते थे, और बाद में जिसको वो शेयर्स मिलना है तो उसके पैसे रख लिए जाते थे और उसको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, जहाँ पर जो शेयर सर्टिफिकेट एक कागजी मतलब एक मटेरियल फॉर्म में हुआ करता था, जिस पे बंदे का नाम, किसने खरीदा, कितने में खरीदा, क्या खरीदा, सारा हिसाब उस कागज़ पे होता था। लेकिन आज ऑनलाइन का ज़माना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया 1992-94 से, ऑनलाइन 92-94 से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू हुआ इंडिया में। तो आज जो है शेयर्स आपको कहीं जाके खरीदने की ज़रूरत नहीं, आज आप घर बैठे अपने लैपटॉप पे खरीद सकते हैं। ओके, और जो शेयर्स आप खरीदते हैं वो अभी आपको कागजी फॉर्म में नहीं मिलता है, वो आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। सो डीमटेरियलाइजेशन यानी ही मटेरियलाइज को डीमटेरियलाइज करना, मतलब इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मतलब यहाँ पर आपके शेयर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखे जाते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो आपके पैसे उस कंपनी में चले जाते हैं, आईपीओ जब खरीदते हैं उस कंपनी में चले जाते हैं, और आईपीओ आपको डीमटेरियलाइज फॉर्म में आपके डीमेट अकाउंट्स में नज़र आते हैं। ये डीमेट अकाउंट की सुविधा भी आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट देते हैं, जैसे कि बैंक्स और प्राइवेट ब्रोकर्स। ठीक है, आई होप दोस्तों अभी तक मैंने आपको जो भी चीज़ें सिखाई, जो भी चीज़ें समझाई वो आपको समझ में आई होंगी। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, बीच में इंटरमीडिएटरीज है, ये मार्केट्स है, इन सब को संभालने का काम ये लोग करते हैं, जिसमें सेबी है, IRDA है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो दोस्तों सेबी की बात हम लोग करें तो सेबी जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में। फिलहाल इसके चेयरमैन अजय त्यागी सर है। सेबी के 3 मुख्य काम है। 3 मुख्य काम मतलब अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करना और स्टॉक मार्केट को डेवलप करना। ये इसके 3 मुख्य काम है। सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सारे स्टॉक मार्केट को संभालती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट। अगर आपको कोई पूछता है कि कैपिटल मार्केट इज़ रेगुलेटेड बाय हुम, सो कैपिटल मार्केट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी एंड मनी मार्केट इज़ रेगुलेटेड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने डिटेल में पिछले कुछ वीडियोस में बताया है। आप पिछले वीडियोस आप मेरे देख सकते हो, 5 वीडियो बनाया है जिसमें हम RBI के सारे फंक्शंस के बारे में भी कवर कर चुके हैं।
सो ये था सेबी का। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसके चेयरमैन अभी शुभम चंद्र खुंतिया। इंश्योरेंस कंपनी को चलाना, संभालना, लाइसेंस प्रोवाइड करना, रेगुलेट करने का काम IRDA करती है। सो दोस्तों, इन रेगुलेटर्स के बारे में भी एक फुल डिटेल वीडियो में आगे चल के बनाने वाला हूँ। सो अब तक जो भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई, समझाई, आई होप वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ड्रॉप कर सकते